जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य। क्रमबद्ध पर्याय के लिए हम मंगलाचरण प्रतिदिन कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथाओं को बोलेंगे। आपकी पुस्तक में आप देख सकते हैं, वहाँ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथाएं 3 लिखी हुई है। उसे मंगलाचरण के रूप में बोलते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे। जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि णादं जिणेण नियदं जम्मं वा एव मरणं वा तम तस् तम्मि देशे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि कोसकदिवारेदुम् इंदो वा तेह जिणेन्दो वा एवं जोणे चेदो जान दिदवाणी सब पजाए सो सदिठी सुधो जो संकदि सोहुकु दिठी जो संकदि सोहुकु दिठी। क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन। यहाँ से आज हम अपनी चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक और उपयोग पूर्वक ये चर्चा समझने योग्य है। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा आखिर कहाँ से शुरू हुई? क्रमबद्ध पर्याय नामक इस पुस्तक को लिखने की, इस पुस्तक की रचना होने की कहानी क्या है, संक्षेप में उस चर्चा को कहते हुए मैं पुस्तक के आधार से आगे बढ़ूंगा। यह पुस्तक लिखी गई सन 1980 में और क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा प्रारंभ हुई गुरुदेव श्री से। बात सन 1956 की है। डॉक्टर हुकमचंद भारिल और रतनचंद भारिल जी ये दोनों ही व्यापार किया करते थे, दुकान किया करते थे एक बबीना नामक ग्राम में। बबीना ग्राम झांसी के पास का एक ग्राम है, वहाँ दुकान करते थे और प्रत्येक शनिवार को बड़े दादा आदरणीय पंडित रतनचंद जी भारिल साहब सामान लेने के लिए झांसी जाया करते थे। जब वे सामान लेने के लिए झांसी गए तो वहाँ किसी एक सज्जन ने उनसे प्रश्न कर लिया कि सर्वज्ञ होते हैं ना केवल ज्ञानी भगवान, वो तो सब कुछ जानते हैं। बोले हाँ, सर्वज्ञ तो कहते ही उसे सब कुछ जानते हैं। तो बोले एक प्रश्न है हमारे दिमाग में कि यदि भगवान सब कुछ जानते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? ये भगवान पहले से जानते हैं, फिर हमारा पुरुषार्थ क्या रहा? जो भगवान ने जाना है वही हमें करना पड़ेगा। ऐसी जिज्ञासा, ऐसा प्रश्न आदरणीय पंडित रतनचंद जी भारिल साहब के सामने प्रस्तुत किया गया। अचानक ये भी सोच में पड़ गए, बात तो सही है, फिर हमारे हाथ में क्या रहेगा यदि भगवान सब कुछ जानते हैं तो? शास्त्री थे, न्याय तीर्थ थे, अनेक डिग्रियां इनके पास में प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पंडिताई का प्रदर्शन नहीं किया, कुछ भी जवाब नहीं दिया और सिर्फ ये कहा कि मैं अगले सप्ताह आऊँगा, तब तुम्हें इसके बारे में बतलाऊँगा। और शांति से, मतलब विनम्रता से बात को वहीं रोक दिया। विचार मग्न हो गए, चिंतन में पड़ गए। वहाँ से जब लौट करके बबीना आए तो कुछ भी काम नाम नहीं, पूरे रास्ते विचार करते रहे और लौट करके आने के बाद में अपने छोटे भाई डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल से इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, वो तो केवल ज्ञानी है, फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा? वो भी चक्कर में पड़ गए, यार बात तो सच्ची है, पुरुषार्थ का क्या होगा यदि सब कुछ क्रमबद्ध मान लिया जाएगा तो? ये क्या है? क्रमबद्ध पर्याय का तो उन्होंने नाम भी नहीं सुना था। सिर्फ प्रश्न इतना सा था कि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलक रहा है और हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा? भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, दुकान चलनी है कि नहीं चलनी है, हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा? ये विकल्प उनके दिलो दिमाग में चलते रहे। होना जाना क्या था? शाम को प्रवचन के समय उन्होंने अपनी बात सामने रख दी।
कि भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलकता है, अब क्या होगा सब कुछ। ये बात उन्होंने जिज्ञासावश अपनी शाम की सभा में प्रवचन के बीच में रख दी। और जैसे ही ये बात सामने रखी गई तो सामने से एक अभ्यासी महिला, कोई बुजुर्ग महिला, वो बुजुर्ग महिला ने कहा, अरे इसमें क्या है, ये तो कांजी स्वामी की क्रमबद्ध पर्याय है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उस समय तक दोनों भ्राताओं ने कांजी स्वामी का नाम तो सुना था, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय का तो नाम भी नहीं सुना था। वह अभ्यासी महिला से चर्चा की कि ये क्या है क्रमबद्ध पर्याय, तो उन्होंने आत्मधर्म के 2 विशेषांक लाकर के सामने रख दिए। 1954-55 के आसपास के, सोचिए 1954-55 माने आज से लगभग 70 वर्ष पुरानी बात हो गई। उस समय के वो 2 अंक लाकर के सामने रख दिए और उसमें गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन छपे थे। एक अंक में 8 प्रवचन छपे थे, एक में 5 प्रवचन छपे थे। ऐसे कुल 13 प्रवचन वहां क्रमबद्ध पर्याय संबंधी छपे हुए थे और उन्हें पढ़ करके तो मानो इनकी जिंदगी बदल गई हो, सोच बदल गई, चिंतन बदल गया, सब कुछ बदल गया। क्या है क्रमबद्ध पर्याय, ये चीज क्या है क्रमबद्ध पर्याय। सच में इसके संबंध में पूरी एक कहानी लिखी। क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ में चिंतन चलता रहा, फिर कांजी स्वामी से मिले, शास्त्रीय न्याय तीर्थ हो गए थे लेकिन क्रमबद्ध पर्याय को नहीं जानते थे। कुंद कुंदाचार्य का भी नाम मात्र जानते थे, कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथों को नहीं पढ़ा था, क्योंकि शास्त्रीय न्याय तीर्थ के किसी कोर्स में कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथ थे ही नहीं। लो, प्रवचन करते थे, व्याख्यान करते थे, बड़े लच्छेदार भाषा के अंदर बोलते थे और लोगों को सुनते थे, सुनाते थे, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय को नहीं जानते थे। सर्वज्ञता के ऊपर अनेक बार तर्क वितर्क किए थे, सर्वज्ञता के ऊपर अनेक बार तैयारियां की थी, क्योंकि सारा का सारा न्याय शास्त्र सर्वज्ञता से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी क्रमबद्ध पर्याय के मर्म को नहीं जानते थे। सोचो जरा हालत क्या होगी। क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ गई, लगभग 25 साल लग गए। उसके बाद भी 1954-55 में एक क्रमबद्ध की चर्चा हाथ में लगी और 1969 तक माने लगभग 23 वर्ष तक क्रमबद्ध पर्याय के बारे में खूब चिंतन मनन मंथन करते रहे, खूब व्याख्यान करते रहे। 1979 में एक 16 पेजों का एक लेख लिखा उन्होंने, डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल ने, और उसकी 200 प्रतियां छपाकर पूरे देश में जगह जगह विद्वानों के पास में भेजी क्रमबद्ध पर्याय के बारे में। मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूं थोड़ी सी, जिससे आपको थोड़ा सा परिचय प्राप्त हो कि आखिर ये है क्या। लगभग 200 प्रतियां छपवाकर पूरे देश के विद्वानों के पास में भेजी और उनसे कहा कि अभी यह अपूर्ण है, अभी यह अधूरा है, आप लोगों के सुधार सुझाव चाहिए इसके संबंध में। अनेक लोगों की प्रशंसाएं प्राप्त हुई, अनेक लोगों की जिज्ञासाएं भी प्राप्त हुई। जो लोगों की जिज्ञासाएं, प्रश्न, शंकाएं, समाधान जो कुछ भी आया था, उसके आधार पर उसे फिर परिमार्जन किया और कुछ महीनों में ही उसे 16 की जगह 25 पृष्ठों का बना करके फिर उसे विद्वानों के पास में भेज दिया गया परिमार्जन के लिए। फिर जो जिज्ञासाएं प्राप्त हुई उन सबको बेस बनाकर, विद्वानों के आधार पर जो सुधार सुझाव प्राप्त हुए उन सबको बेस बनाकर पुस्तकाकार रूप से इस क्रमबद्ध पर्याय का प्रकाशन किया गया, पुस्तक का प्रकाशन किया गया। 2 प्रमुख खंड रखे गए, एक क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन, एक क्रमबद्ध पर्याय प्रश्नोत्तर। हमारी इस पुस्तक में, जो पुस्तक हम आपके बीच में प्रारंभ करने वाले हैं, यह क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन की चर्चा भी करेंगे और क्रमबद्ध पर्याय प्रश्नोत्तरों की चर्चा भी करेंगे। ये जो बातें मैंने आपको बतलाई हैं, ये बातें पुस्तक प्रारंभ होने के पहले जो अपनी बात एक शीर्षक होता है जो लेखक के माध्यम से लिखी जाती है, अपने मन की बात, अपने दिल की बात, उसमें डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल साहब ने इन सब बातों को लिखा है। देखिए, मैं, हमारे विद्यार्थी तो इन बातों को गहराई से पढ़ेंगे ही। मैं सभा में सुनने वाले श्रोताओं से निवेदन करना चाहता हूं, क्रमबद्ध पर्याय को एक बार गहराई से समझना, क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा इधर उधर मत उठाना, दुनिया के बीच में अभी इस क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा तब तक मत करना जब तक आप क्रमबद्ध पर्याय की इस चर्चा से स्वयं संतुष्ट न हो जाएं। हम अनेक तर्कों से, अनेक युक्तियों से, न्याय से, आगम प्रमाण से इस क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। कुछ दिन लगेंगे, लेकिन धैर्य बना करके रखना, नियमितता बना करके रखना। यदि आप नियमित रहेंगे
और नियमित रूप से यदि आप इसका अध्ययन करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अधूरा ज्ञान सदा नुकसान वाली कहावत आपके ऊपर लागू नहीं होगी। जहां ज्ञान अधूरा होता है वहां सदा नुकसान होता है। आप नियमित बने रहें, लाइन टू लाइन हम यहां से चलते रहेंगे, विषय का स्पष्टीकरण होता रहेगा। तो पुस्तक का नाम है क्रमबद्ध पर्याय। क्या है ये? क्या होती है क्रमबद्ध पर्याय? क्या चीज है ये क्रमबद्ध पर्याय? कहां से आई है ये क्रमबद्ध पर्याय? क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चले और गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी का नाम न आवे, ऐसा कैसे हो सकता है? मानव गुरुदेव श्री के माध्यम से प्ररूपित अनेक सैद्धांतिक विषयों में क्रमबद्ध पर्याय भी एक अद्भुत विषय है। बहुत सारे प्रश्न लोगों के चित्त में भी खड़े होते हैं, आखिर इस क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा आगम में कहां है? आप धैर्य बना करके रखेंगे, आपको सारी विषय वस्तु जानने को मिलेगी। क्रमबद्ध पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय, 3 शब्दों से मिलकर के बनी है ये क्रमबद्ध पर्याय। क्रम, क्रम, कर्म नहीं, ज्ञानावरणी आदि कर्मों की चर्चा नहीं चल रही है समर्थ भाई, है ना। ये जो क्रम है, क्रम माने स्टेप बाय स्टेप, क्रम मतलब 1 बाय 1, क्रम मतलब एक के बाद एक। दुनिया में कोई भी काम हो, सभी काम क्रम से ही होते हैं। क्रम, क्रम के साथ में एक शब्द जोड़ दिया गया जिसका नाम है बद्ध। क्रम बद्ध, बद्ध माने है बंधा हुआ, क्रमबद्ध माने बंधा हुआ क्रम। और पर्याय, पर्याय माने होता है अवस्था, दशा, हालत, उसे कहते हैं पर्याय। पर्याय माने अवस्थाएं, उन अवस्थाओं का परिवर्तन होने का एक अपना व्यवस्थित निश्चित क्रम है। यह क्रमबद्ध पर्याय जब इसकी चर्चा प्रारंभ हुई तब से लेकर आज तक अनेक बार इस क्रमबद्ध पर्याय का विरोध हुआ। जब गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा को उठाया तो इसका विरोध भी कम नहीं हुआ, बहुत विरोध हुआ। जगह जगह क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में लेख लिखे जाने लगे, जगह जगह उनको कहा जाने लगा ये क्रमबद्ध पर्याय कहां से ले आए, ये क्रमबद्ध पर्याय कहां से आ गई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उस विरोध से क्रमबद्ध पर्याय को रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह विरोध भी क्रमबद्ध था। क्या क्या फर्क पड़ता है? वो विरोध भी अपने क्रम में होना था, सो हुआ। भाई साहब, सहजता होनी चाहिए। ये जिनागम है, क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय के बिना सर्वज्ञता का निर्णय नहीं होता, क्रमबद्ध पर्याय को जाने बिना आत्मा का निर्णय नहीं होता, भगवान का निर्णय नहीं होता, भगवान के स्वरूप का निर्णय नहीं होता। एक बार गहराई से आपको इस विषय को समझना पड़ेगा, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी हटाग्रह के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना ऊटपटांग तर्क किए हुए एक बार गंभीरता से इस विषय को यदि आप समझेंगे, आपके सारे प्रश्नों के समाधान होंगे। आप चिंता नहीं करें, आपके चित्त में जितने प्रश्न उठते हैं सब प्रश्नों का समाधान करूंगा, लेकिन आज नहीं, एक दिन में क्या हो सकता है, महीना 1.5 महीना लगेगा। आपको लगातार नियमितता से इस बात को सुनना पड़ेगा। आपके सारे दिमाग के जितने भ्रम हैं वे सारे के सारे भ्रम दूर हो जाएंगे क्रमबद्ध पर्याय को लेकर के। सबसे बड़ा अहम प्रश्न तो यही खड़ा होगा, हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा, हमारे हाथ में क्या रहेगा, फिर हम क्या कर पाएंगे, सब बातें होगी, चिंता नहीं करें आप। तो देखिए, प्रारंभ करते हैं हम क्रमबद्ध पर्याय। पहले इन 3 शब्दों के अर्थ तो मैंने बतलाई दिए हैं आपको। क्रमबद्ध पर्याय, एक छोटा सा प्रश्न हमेशा मैं क्रमबद्ध पर्याय की कक्षा पढ़ाते समय उठाता हूं। यह क्रमबद्ध पर्याय द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? सक्षम भाई हैं? ये हमेशा मेरी पुरानी क्रमबद्ध पर्याय पिछले 20 सालों से पढ़ा रहा हूं। ये क्रमबद्ध पर्याय, इस क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में प्रश्न यह है, ये द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? यदि द्रव्य है तो कौन सा द्रव्य है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, कौन सा द्रव्य है? अब आप कहेंगे साहब नहीं द्रव्य तो नहीं है, तो फिर गुण है। यदि गुण है तो हमारा प्रश्न खड़ा होता है, कौन से द्रव्य का गुण है? जीव का गुण है या पुद्गल का गुण है? धर्म का गुण है कि अधर्म द्रव्य का गुण है? आकाश द्रव्य का गुण है? काल द्रव्य का गुण है? गुण किसका है ये बतलाओ।
फिर एक प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं यदि गुण तो नहीं है साहब, क्योंकि किसी द्रव्य का मानना पड़ेगा। अरे यार क्या प्रश्न करते हो आप भी, इतनी सी अकल नहीं है? साफ साफ तो लिखा है क्रमबद्ध पर्याय, पर्याय है इसमें क्या है? जबरदस्ती की उलझन में डाल रहे हो, बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो। क्रमबद्ध पर्याय, साफ साफ तो पर्याय लिखा है इसके अंदर, और फिर भी पूछ रहे हो द्रव्य है गुण है। अरे पर्याय है ना। फिर हमारा प्रश्न खड़ा होता है, यदि ये पर्याय है तो कौन से गुण की पर्याय है, कौन से द्रव्य की पर्याय है, ये बतलाइए। क्या कौन से द्रव्य और कौन से गुण की पर्याय होगी? क्योंकि पर्याय तो किसी न किसी द्रव्य की होती है, पर्याय तो किसी न किसी गुण की होती है। ये किसी गुण की नहीं है, ये किसी द्रव्य की नहीं है, तो फिर ये पर्याय कैसे हो सकती है? तो फिर है क्या? हवा है क्या? भूत है? हवा है? क्या है? ये चीज क्या है क्रमबद्ध पर्याय जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं? सुनो, मैं कहता हूं आपसे, ये क्रमबद्ध पर्याय एक व्यवस्था है, ये वस्तु व्यवस्था है, ये क्रम नियमित व्यवस्था है, ये स्वतंत्र व्यवस्था है, ये स्वाधीन व्यवस्था है, ये द्रव्यों के परिणमन की स्वाधीनतम व्यवस्था है। ये व्यवस्था है क्रमबद्ध पर्याय। पर्याय नहीं है, लेकिन पर्यायों की क्रम नियमित एक व्यवस्था है, उसका नाम क्रमबद्ध पर्याय है। आइए विषय को प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 1 पुस्तक खोल लीजिए। आपके पास में क्रमबद्ध पर्याय नामक पुस्तकें होगी। जिनके पास में हार्ड कॉपी है वे हार्ड कॉपी में देखें, और जिनके पास में नहीं है उनके लिए पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, हमारे जितने ग्रुप हैं सभी ग्रुपों के ऊपर भेजी जा चुकी है। देखिए पहला पेज, पेज नंबर 1, जहां से चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम खंड, क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन। क्रमबद्ध पर्याय आज दिगंबर जैन समाज का बहुचर्चित विषय है। चर्चित नहीं, बहुचर्चित विषय है, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में। देखो भाई साहब, जैन दर्शन तो परीक्षा प्रदानी दर्शन है। हम अंधभक्त नहीं है। हमारे यहां जैन परंपरा में तो कहते हैं भैया, भगवान को भी यदि मानो तो परीक्षा करके मानना, गुरु को मानो तो परीक्षा करके मानना, शास्त्र पढ़ो तो परीक्षा करके पढ़ना, किसी की वक्ता का व्याख्यान प्रवचन सुनो तो परीक्षा करके, क्योंकि वक्ता की प्रामाणिकता से विषय की प्रामाणिकता होती है। इसलिए प्रामाणिकता किस चीज में है? बोले चाहे पक्ष में चर्चा चलती हो या विपक्ष में चर्चा चलती हो, यह कोई विरोध की बात नहीं है। आप यदि विरोध में भी खड़े होकर के बोलते हैं, लेकिन विरोध नहीं होना चाहिए। माने विरोध माने प्रश्न कीजिए, जिज्ञासा रखिए, जो बात आपको पूछनी है उसे पूछिए, दिल खोल करके पूछिए, आपको जो कुछ भी पूछना हो आर्ग्यूमेंट कीजिए। अरे पक्ष विपक्ष तो हमारे विद्यार्थियों के बीच में हम वाद विवाद प्रतियोगिताएं रखते हैं। प्रतिपक्ष खड़ा नहीं होगा तो निर्णय पक्का नहीं होगा। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। थोड़े समय पहले एक मूवी आई थी, उस मूवी का नाम था OMG, ओ माई गॉड। परेश रावल की मूवी थी, अक्षय कुमार या कौन था उसमें? अक्षय कुमार था। क्या पता है उसमें क्या नास्तिक था वो आदमी? आप लोगों ने बहुतों ने देखी होगी। वो व्यक्ति नास्तिक था और उसको भगवान के दर्शन हुए और बीच में एक प्रश्न उठाया कि तुम मुझे ही क्यों दिखे, मेरे सामने ही क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि भैया तुम परीक्षा करके देख रहे हो भगवान को, भगवान के संदर्भ में तुमने निर्णय किया है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए परीक्षा पूर्वक जिस बात को स्वीकार किया जाता है वो बात पक्की हो जाती है। हम अंधभक्त नहीं बने। मैं तो आपसे भी कहना चाहता हूं क्रमबद्ध पर्याय की आप चर्चा सुने, लेकिन अंधभक्त नहीं बने, श्रद्धा से स्वीकार नहीं करें। अरे नहीं संजीव जी बता रहे हैं यार क्रमबद्ध पर्याय मान लो, नहीं गुरुदेव ने कही है क्रमबद्ध पर्याय मान लो, नहीं बारिल जी की किताब है क्रमबद्ध पर्याय मान लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने दिमाग पर जोर देना। क्या पढ़ना, जरा एक बार गहराई से तर्क करना, युक्तियां न्याय जो आप लगा सको उन सबको देखने का प्रयत्न करना, तब जाकर के फिर जिस निर्णय पर पहुंचेंगे वो निर्णय निश्चित तौर पर पक्का निर्णय होगा, सच्चा निर्णय होगा, अच्छा निर्णय होगा। देखिए चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, पर इसकी चर्चा आज तत्व प्रेमी समाज में सर्वत्र होती देखी जाती है। यद्यपि आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी ने इस विषय को बड़ी ही गंभीरता से प्रस्तुत कर आध्यात्मिक जगत में एक क्रांति का शंखनाद कर दिया।
सच में क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा एक क्रांति से कम नहीं है। आज भी क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा जब भी चलती है, अनेक लोग बिना सोचे समझे, बिना पढ़े हुए, क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक को पढ़े बिना, न मालूम कहां कहां से अपने मनगढ़ंत तर्कों के माध्यम से सिर्फ क्रमबद्ध पर्याय का विरोध ही करते रहते हैं, सिर्फ विरोध करते रहते हैं। क्या करें, विरोध भी क्रमबद्ध है, हम क्या कह सकते हैं। और यह महत्वपूर्ण विषय समाज में आज चर्चा का विषय भी बना हुआ है, तथापि इसकी गहराई में जाने वाले व्यक्ति कम ही नजर आते हैं। जैन दर्शन के इस अनुपम अनुसंधान पर जिस गहराई से मंथन किया जाना चाहिए वे दिखाई नहीं देता। ओह, क्या करें, जिस गहराई से इस क्रमबद्ध पर्याय के बारे में मंथन किया जाना चाहिए वो दिखाई देता ही नहीं है। गहराई होनी चाहिए। इस महान दार्शनिक उपलब्धि को व्यर्थ के वाद विवाद एवं सामाजिक राजनीति का विषय बना लिया गया है। ओ, क्या करें, सामाजिक राजनीति का विषय बन गया, व्यर्थ के वाद विवाद का विषय बन गया। सीधा सरल सा विषय था, सर्वज्ञ भगवान की वाणी थी, सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान था, यह वाद विवाद का विषय नहीं था। यह एक शुद्ध दार्शनिक विषय है। इसे वाद विवाद एवं हंसी मजाक का विषय न बनाकर इस पर विशुद्ध दार्शनिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। दो दृष्टिकोणों से विचार किया जाना चाहिए। हमारे विद्यार्थी वर्ग में जो सुन रहे हैं, पॉइंट बनाते चले जाएं, छोटे छोटे से प्रश्न नोट करते चले जाएं। और मैं तो ये चाहता हूं आप इसकी पीपीटी बनाएं अपने लेवल पर, अपने अपने लेवल पर। जब कभी भविष्य में जाकर के आप पढ़ाएंगे, कक्षाएं लेंगे, तो उन विषयों को हाईलाइट करने में आपको सहूलियत होगी और वो काम आएगी। दो महत्वपूर्ण बिंदुओं से क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में विचार किया जाना चाहिए। कौन से दो महत्वपूर्ण बिंदुओं से? तो लिखा, एक दार्शनिक और एक आध्यात्मिक। दार्शनिक दृष्टि से भी देखो और आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखो, क्या फर्क है। दार्शनिक मुद्दा है सर्वज्ञता की सिद्धि का। क्या दार्शनिक मुद्दा है सर्वज्ञ कौन होते हैं, दार्शनिक मुद्दा है फिर उसका क्या होगा, पुरुषार्थ आदि का क्या होगा। ये सब दार्शनिक पहलू हैं, नए से, प्रमाण से, युक्तियों से, ये सब दार्शनिक मुद्दे हैं। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या हो सकता है, इससे अपना क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। क्या यह भेद विज्ञान की सिद्धि में कार्यकारी होगा, क्या यह सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कार्यकारी होगा, क्या क्रमबद्ध पर्याय को जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, क्या इससे आत्मानुभूति में सहूलियत मिलेगी, क्या इससे दृष्टि निर्भर होगी। बिल्कुल, यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। दोनों ही दृष्टिकोणों से विचार किया जाना चाहिए। जैन दर्शन से संबंधित होने से यहाँ इस विषय पर जैनागम के परिप्रेक्ष्य में संयुक्ति एवं सौदारण अनुशीलन अपेक्षित है। एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण से चर्चा कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त उदाहरण है, आपका चित्त प्रफुल्लित हो जाएगा। अरे पहले ही शॉट में, जैसे कहते हैं ना, बैट्समैन उतरा और बैट्समैन उतरते ही फर्स्ट बॉल उसने खेली और फर्स्ट बॉल पर 6, बाउंड्री पार, स्टेडियम को पार करके बॉल पहुंच गई। ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है। पहला ही उदाहरण, पहली बात पर, पहली बॉल पर सिक्सर मार दिया है। देखिए, क्रमबद्ध पर्याय से आशय यह है कि इस परिणमनशील जगत की परिणमन व्यवस्था क्रम नियमित है। जगत परिणमनशील है, उसकी सारी व्यवस्थाएं क्रम नियमित है। जगत में जो भी परिणमन निरंतर हो रहा है वह सब एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रूप से हो रहा है। ये बड़ी गजब की लाइन है। मैं आपसे पूछता हूं, एक बालक का जन्म हुआ, बतलाइए वो पहले बूढ़ा होगा कि पहले जवान होगा? जिस बालक का जन्म हुआ है, आप कहेंगे यार क्या पागल जैसी बात कर रहे हो, वो बालक है अभी तो धीरे धीरे बढ़ता हुआ पहले युवा होगा बाद में वृद्ध होगा। नहीं नहीं नहीं, वो क्रम भंग कर दो तो, पीछे की बात को आगे कर दो तो क्या होगा? कि दिमाग ठीक है तुम्हारा, क्या बात कर रहे हो? हर चीज में क्रम पड़ता है, व्यवस्थित है वो क्रम, आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। पुस्तक पढ़ रहे हैं, इनके पृष्ठों का क्रम है, 1 by 1 जुड़े हुए हैं। बीज डाला गया है, वो बीज पहले अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद में उसमें से कलियां खिलने लगती है, प्रस्फुटित होने लगती है, फिर धीरे धीरे वो वृद्धिंगत हो जाता है, पौधे का रूप लेता है, फिर वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, उसमें धीरे धीरे फूल खिलने लगते हैं, पत्तियों में निकलने लगते हैं, फल बनने लगते हैं। ये सब क्रम है, एकदम नहीं होता है कोई भी काम।
जो भी कार्य होता है उस कार्य के पीछे कोई ना कोई क्रम होता है और वो क्रम भी नियमित है। जगत में जो भी परिणमन हो रहा है वह एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रूप से हो रहा है। स्थूल दृष्टि से देखने पर, उदाहरण देखना बड़ा गजब का है, स्थूल दृष्टि से देखने पर जो परिणमन अव्यवस्थित दिखाई देता है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कह रहे हैं? मोटी मोटी दृष्टि से देखा, अरे यार ये क्या बिगाड़ रखा है आपने, अरे यार ये क्या फैला रखा है आपने। जो भी बात आपको अव्यवस्थित दिखाई दे रहा है, गहराई से विचार करने पर उसमें भी एक सुव्यवस्थित व्यवस्था नजर आती है। बोलो, गहराई से विचार करो। मैं कह रहा हूं टांग टूट गई, मैं कह रहा हूं हड्डी टूट गई, मैं कह रहा हूं ये कपड़े फट गए। बोलो, जो कुछ भी हुआ, एकदम मैं यहां बैठा हुआ था और बैठे बैठे एकदम उठा और ये हाथ यहां से दबा हुआ था और अचानक क्या हुआ, फुर्र, कुर्ता फट गया। अब आप कहोगे यार ये क्या अव्यवस्थित, सब गड़बड़ हो गया यार, सारा मामला गड़बड़ा गया। मैं आपसे पूछता हूं, गड़बड़ा गया? गड़बड़ा गई व्यवस्था? क्या इसमें आपके कर्म का उदय नहीं है? क्या पाप कर्म का उदय नहीं है? क्या वो पाप कर्म का उदय या प्रतिकूल उदय इसी समय पर आना निश्चित नहीं है? क्या ये निश्चित नहीं था? सोचना जरा, क्या अपने कर्म के उदय के बिना अपने साथ इस प्रकार की परिस्थिति बन सकती थी? जो आपको बिगाड़ दिखाई दे रहा है, जो आपको अव्यवस्था दिखाई दे रही है, जो आपको अफरा तफरी मची हुई दिखाई दे रही है, यदि आप गहराई से विचार करेंगे तो उसमें भी आपको व्यवस्थितपना ही नजर आएगा। जैसे कि, अब उदाहरण, जैसे कि नाटक के रंगमंच पर जो दृश्य व्यवस्थित दिखाए जाते हैं वे तो पहले से निश्चित और पूर्ण व्यवस्थित होते ही हैं, किंतु जो दृश्य अव्यवस्थित दिखाए जाते हैं वे भी पूर्व नियोजित एवं पूर्ण व्यवस्थित ही होते हैं। लो, क्या कह रहे हैं? कुछ बात समझ में आई क्या? क्या कह दिया? अरे एक ऐसा उदाहरण देकर के बात प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई साहब, नाटक रंगमंच की बात कर रहे हैं। आजकल तो टीवी का जमाना है, ये तो 1979 और उससे पहले लिखी गई बातें हैं। तब तो टीवी पॉपुलर नहीं था, हमारे घर में 79 में आया था टीवी। उस समय कहाँ टीवी था? आप 75 में चले जाओ, 70 के आसपास चले जाओ, टीवी कहाँ था उस समय? एक आध घर में कभी कदाचित किसी के घर में मिले तो मिले। रंगमंच चला करते थे, रामलीलाएं हुआ करती थी, नाटक दिखाए जाते थे, जगह जगह मंच के ऊपर चलते थे। बोलो, तो यहाँ ये कह रहे हैं उस मूवी में, उस नाटक पर, उस स्टेज पर जो भी दृश्य दिखाए जा रहे हैं, जो व्यवस्थित दिख रहे हैं, वे कैसे हैं भैया? जो भी दृश्य व्यवस्थित दिखाई दे रहे हैं वे दृश्य कैसे हैं? आपको क्या लगता है? क्या वे व्यवस्थित नहीं है? निश्चित तौर पर व्यवस्थित ही होंगे। अरे उनको व्यवस्थित दिखाने के लिए व्यवस्थित किया गया है ना संदेश, या व्यवस्थित किया है, उनको जमाया है, उनको सेट किया है, जैसा दिखाना था उस तरह का सेट किया है। अब प्रश्न यह है कि जो दृश्य अव्यवस्थित दिखाई दे रहे हैं, स्टेज पर पर्दा ओपन हुआ, एकदम पर्दा खींच दिया, और जैसे ही पर्दा ओपन हुआ अब जो दृश्य कैसे टूटे फूटे दिखाई दे रहे हैं वे व्यवस्थित हैं या नहीं है? देखो 2 नंबर पेज पर देखो, आगे लिखा है, एकदम व्यवस्थित दिखाई देने वाले किसी रईस की कोठी जिस प्रकार पूर्व नियोजित एवं व्यवस्थित होती है, उसी प्रकार अव्यवस्थित दिखाए जाने वाले किसी गरीब की झोपड़ी भी अनियोजित और अव्यवस्थित नहीं होती, अपितु वह भी पूर्णतः नियोजित और व्यवस्थित ही होती है। उसकी टूटी खाट देखना, दृश्य देखना आप। अभी मैं इसको बहुत विस्तार कर सकता हूं, ज्यादा, सिर्फ पंक्तियां पढ़ रहा हूं। क्या लिख रहे हैं द्रव्यांश? देखना क्या लिख रहे हैं। देखो, टूटी खाट, फटे कपड़े दिखाने के लिए पहले से ही साबुत खाट तोड़नी एवं साबुत कपड़े फाड़ने पड़ते हैं। फटे दिखाने क्या करें, कहां से आएंगे फटे कपड़े? टूटी हुई खाट कहां से मिलेगी? गरीब की झोंपड़ी दिखानी है, क्या करें? कहीं थाली पड़ी है, कहीं लोटा, यह बताने के लिए व्यवस्थित रूप से, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कह रहे हैं?
ध्यान देना, व्यवस्थित रूप से एक निश्चित स्थान पर थाली और दूसरे निश्चित स्थान पर लोटे रखे जाते हैं। घड़ा टूटा हुआ पड़ा हुआ है, कहीं चूल्हा जल रहा है, कहीं लकड़ियां फैली हुई है, कहीं कील के ऊपर टके हुए बहुत सारे कपड़े लटके हुए हैं, गंदे सूगले कपड़े। एक आदमी ने कपड़े पहन रखे हैं तो बिल्कुल उसको मिट्टी लगा करके ऐसे घिस घिसा करके उसे गंदे किए जाते हैं। ये बात अलग है कि आज के ज़माने में लोग फटे हुए कपड़े, फटे हुए जीन्स पहनते हैं। ये तो मार्केट में ही फटी हुई मिल रही है, लेकिन फाड़ फाड़ करके करता है व्यक्ति। दिखाएंगे, गरीब दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? काला कलूटा दिखाएंगे, उसका चेहरे पर से बाल उड़े हुए होंगे। मैं इधर माथे पर से बाल उड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, चेहरा बिल्कुल काला पड़ा हुआ है। भैया थोड़ा सा काजल ऐसे मल दो, थोड़ा सा घिस दो, ऐसा काला कलूटा दिखना चाहिए, बिल्कुल सूगला सा दिखना चाहिए, दाढ़ी बड़ी हुई दिखनी चाहिए, है ऐसे झुर्रियाँ पड़ी हुई, ऐसे लटका हुआ है, एक रुमाल या कुछ लेकर के, गमछा लेकर के यहाँ लटकाया हुआ, कहते हैं माथे पे पगड़ी आधी लटकी हुई है, सुगली सी है, गंदी सी, हाथ में लकड़ी है, खाट है तो कोई टूटी हुई है, कुर्सी ऐसी है जो खचर खचर कर रही है। क्या होगा? एक पाया टूटा हुआ है, एक आदमी बैठेगा और बैठते ही वो हिल करके दर संभलेगा। ऐसे दृश्य दिखाएंगे ना, उसके घर की क्या स्थिति दिखाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये व्यवस्थित नहीं है? जो डायरेक्टर वहां उसका निर्देशन कर रहा है, उस प्रदर्शन का निर्देशन कर रहा है, उस नाटक को डायरेक्ट कर रहा है, वो व्यक्ति क्या करेगा? दौड़ता हुआ आया पर्दा खुलने के पहले, अरे ये क्या किया, ये लोटा यहां सीधा कैसे पड़ा हुआ है, इसको कहा था ना जमीन के ऊपर टेढ़ा पड़ा रहना चाहिए, उल्टा पड़ा हुआ होना चाहिए, फैला हुआ रहना चाहिए। ये गिलास कैसे यहां सजे हुए हैं, आपको कहा था इन गिलासों को नीचे पटको, जमीन पर ऐसे फैला दो, पटक दो, बर्तन बिखरे हुए होने चाहिए। देखो आप, वो बिखरा हुआ पन भी उस डायरेक्टर की दृष्टि से व्यवस्थित है क्या? माने जो हमें अव्यवस्था दिखाई दे रही है, वो अव्यवस्था भी यहां कहना चाह रहे हैं गहराई से देखने पर व्यवस्थित हो सकती है। लेकिन गहराई से देखना ही तो नहीं चाहता ये आज का मानव। हम गहराई से देखना नहीं चाहते, हम गहराई से समझना नहीं चाहते, हम विषय की गहराई में जाना नहीं चाहते। हमें तो सिर्फ ये लगता है कि हमारे हाथ से मानो कोई अधिकार छीन लिए गए हों। भैया घबराओ मत, सारा विषय स्पष्ट होगा, हर बात आपके समझ में आएगी। देखो तो सही क्या कहना चाह रहे हैं। जिस प्रकार उक्त अव्यवस्थित दिखने वाली व्यवस्था भी पूर्व निश्चित और व्यवस्थित होती है, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण द्रव्यों का अव्यवस्थित सा दिखने वाला परिणमन भी, द्रव्यों का अव्यवस्थित दिखने वाला परिणमन भी पूर्ण निश्चित और व्यवस्थित होता है। बस ये सिद्धांत बतला दिया यहां। क्या? जिस प्रकार नाटक में दृश्य क्रमशः आते हैं, अभी देखना एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको। वो पॉइंट क्या था? अव्यवस्थित दिखने वाला भी व्यवस्थित है, पॉइंट नंबर 1। अब सेकंड पॉइंट, क्रम की बात कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप की बात कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार नाटक में दृश्य क्रमशः आते हैं, एक साथ नहीं, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में पर्यायें क्रमशः ही होती हैं। लो, एक साथ नहीं। नाटक में यह भी तो निश्चित होता है कि किस दृश्य के बाद कौन सा दृश्य आएगा। अकेला स्टेज ही तो नहीं होता है, स्टेज पर भी तो ये निश्चित होता है ना, पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, किसके बाद में क्या डायलॉग बोला जाएगा। आप कल्पना करके देखिए, यदि उनको आगे पीछे कर दिया जाए तो क्या हाल होगा। मैं कभी कभी ऐसी ऊटपटांग कल्पनाएं करके सोचता हूं तो हंसी सी आने लग जाती है, पागलपन सा दिखने लग जाता है। क्या? एक बच्चे की शादी हो रही थी, उसके बाद में पता लगा कि अब उसकी डिलीवरी अब पैदा हो रहा है, वो कैसी स्थिति होगी। एक व्यक्ति मर गया और मर जाने के बाद में अब उसकी शादी हो रही है। फ्लैशबैक में नहीं, फ्लैशबैक में नहीं जा रही है कहानी, रियल कहानी के अंदर ऐसे ऊटपटांग हो तो कैसा होगा बोलो। आप कहानी को उल्टी घुमा करके देखिए कैसा लगेगा। आजकल तो जमाना अलग तरह का है। पहले वीसीआर का जब जमाना था तो बचपन में हम लोग ऐसा किया करते थे, रिवर्स रिवाइंड करते थे रील को, मूवी को, और उल्टी चलते हुए देखते थे। तो किसी की शादी की यदि हमारे को वीडियो देखनी होती थी तो उसकी जो ओरिजिनल वीडियो जो सीक्वेंस से चली आ रही है उसको रिवर्स चलाओ तो क्या होता था, वो सामने वाले के गले में से माला डालने की जगह माला निकालता दिखता था।
उल्टा चलेंगे तो कैसा दिखेगा? ये तो उल्टे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब पीछे पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब, यदि उनका क्रम भंग कर दिया जाए तो अनर्थ हो जाएगा क्या? जो दृश्य, समझ लीजिए, जितनी ये जो मूवियाँ बनती हैं जिनमें कुछ सीक्रेट मिशन होते हैं, या समझ लीजिए कोई ऐसी बात होती है जो लास्ट में जाकर के खुलेगी, यदि वो दृश्य पहले दिखा दिया है तो पूरी मूवी का मजा खत्म हो जाएगा। बोलो, वो सीक्रेट है ना, वो लास्ट में दिखाया जाने वाला है, उसे पहले दिखा दो तो फिर क्या होगा? खत्म कहानी, फिर क्या है? पूरी मूवी को इंटरेस्ट से इसी दम पर तो देख रहा था कि इसका कत्ल किसने किया है, इसकी हत्या किसने की है, इसकी हत्या किसने की है, बतलाओ। बाहुबली को किसने मारा? कटप्पा है। वो बाहुबली 2 चली इस दम पर है, ये बीच में ले जाकर के छोड़ दिया। अब मारा किसने, क्यों मारा आखिर? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये बताओ। अब प्रश्न दिमाग में घूम रहा है, हुआ क्या जाने क्या हुआ। अब यदि ये क्यों मारा पहले बता दो तो फिर कौन देखेगा? फिर तो खत्म कहानी, फिर क्या है? तो एक सीक्वेंस है, उसकी अपनी एक कीमत है, उसकी अपनी एक वैल्यू है, उसी क्रम से होता है काम। कोई बालक फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो पहले 10th क्लास में पढ़ लेवे, फिर उसके बाद में 6 का एग्जाम दे देवे, फिर 7th का एग्जाम दे दे। 10th तो कर ली मैंने, अब 6 7th बाकी रह गई थी तो उनको कर रहा हूं, ऐसा होता है? कोई एमए पहले कर लेवे, शास्त्री बाद में करे, ऐसा हो सकता है? पहले पीएचडी तो कर ली मैंने, वो एमए के बिना कर ली थी मैंने, थोड़ी सी अप्रोच लगा ली थी मैंने, अब एमए अब बाद में कर लेते हैं, होगा क्या ऐसा? ये सब बातें चलती नहीं है, ये चलने वाली बातें नहीं है। देखिए यहां कहा किस दृश्य के बाद कौन सा दृश्य आएगा यह भी निश्चित होता है। उसी प्रकार पर्यायों में भी यह निश्चित होता है कि किसके बाद कौन सी पर्याय आएगी। पर्यायें, अवस्थाएं, शरीर की अवस्थाएं, जीवन की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं, सम्यक दर्शन, पंचम गुणस्थान, मुनि अवस्था, ये सब क्रम है। ऐसा नहीं हो सकता कोई जीव अरहंत पहले बन जाए और मुनि बाद में बनेगा, सिद्ध पहले बन जाए और अरहंत दशा बाद में आएगी, ऐसा कैसे होगा? थोड़ा सोचो तो सही जरा, थोड़ा सा है? हो ही नहीं सकता है। आपका रिजल्ट पहले आ जाए और एग्जाम बाद में हो तो बोलो, इस क्रम को बदल करके देखो ना थोड़ा सा। नंबर तो पहले डिक्लेयर कर दिए भैया तुम्हारे कितने नंबर है, अब एग्जाम लेते रहेंगे बाद में। क्या पागल भाई साहब, दुनिया के हर व्यवस्था में हर जगह पर क्रम लागू होता है, सब जगह पर क्रम है। रोटी बनाने का क्रम है, सब्जी बनाने का क्रम है, आटा लगाने का क्रम है, हर चीज का क्रम है। उस क्रम को भंग करके देख लो। चाय बनाने का क्रम है, पहले पानी चढ़ेगा कि दूध चढ़ेगा कि पत्ती डलेगी कि क्या डलेगी कि क्या होगा, ये क्रम है उसका भी। उसी क्रम से बनती है सब्जियां, उसी क्रम से बनती है चाय, उसी क्रम से होते हैं सारे काम। अब तुम कर दो सारा, गुड़ गोबर कर दिया तुमने यदि ये नहीं माना तो। बोलो, सोचना पड़ेगा क्या कह रहे हैं। देखो आगे, पर्यायों में भी यह निश्चित होता है कि किसके बाद कौन सी पर्याय आएगी। जिस प्रकार जिसके बाद जो दृश्य आना निश्चित होता है उसके बाद वही दृश्य आता है, अन्य नहीं। उसी प्रकार जिसके बाद जो पर्याय होनी होती है वही होती है, अन्य नहीं। इसी का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। थोड़ा बहुत कुछ पिक्चर क्लियर हुई क्या? आखिर ये क्रमबद्ध पर्याय क्या है? क्रम है, बंधा हुआ क्रम है, निश्चित क्रम है, पर्यायों का अपना क्रम है, इसी का नाम है क्रमबद्ध पर्याय। सो हम ख्याल में आ रही है बात है? सरल है, मोटा मोटा तो हम लोग सब जानते ही हैं। आखिर क्रमबद्ध पर्याय के बारे में सुना ही है हमने, विशेष गहराई से चर्चा करते रहेंगे। देखिए, प्रत्येक द्रव्य की वह परिणमन व्यवस्था व्यवस्थित ही नहीं स्वाधीन भी है। लो, ये जो परिणमन है, इस परिणमन के लिए किसी की परतंत्रता की जरूरत नहीं है। बोलो, मैं युवा से वृद्ध हो रहा हूं तो किसकी कृपा से हो रहा हूं? आप बालक अवस्था से 2-4 साल की उम्र से बढ़कर के 15, 16, 17 साल के हो गए तो किसकी कृपा से हो गए बताओ? किसके निर्देशन में हुआ? अपने आप ही हो रहा है ना। एक बीज बोया था और वो पेड़ बढ़ता बढ़ता बहुत विशाल वटवृक्ष बन गया, किसकी कृपा और किसके आशीर्वाद से हो गया?
कुछ भी नहीं है, किसी की नहीं चलती है, किसी दूसरे की नहीं चल रही है। ये कह रहे हैं भाई साहब, प्रत्येक द्रव्य की वह परिणमन व्यवस्था व्यवस्थित ही नहीं है, स्वाधीन भी है, किसी अन्य द्रव्य के अधीन नहीं है। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य की चलती नहीं है। जीव में पुद्गल की नहीं चलती, पुद्गल में जीव की नहीं चलती, हमारी शरीर में नहीं चलती, शरीर की हमारे में नहीं चलती। हम चाह करके भी शरीर की अवस्थाओं को अपने कंट्रोल के अनुसार चला नहीं सकते। बीमार पड़ना चाहें तो पड़ नहीं सकते, ठीक रहना चाहें तो ठीक नहीं हो सकते। कौन चाहता है भाई साहब अपने हिसाब से चलती नहीं, चलाना तो बहुत चाहते हैं लेकिन चलती नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। एक द्रव्य के परिणमन में दूसरे द्रव्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। जैसा कि सर्वश्रेष्ठ दिगंबर आचार्य कुंद कुंद के प्रसिद्ध ग्रंथराज समयसार की गाथा 308 से 311 तक की आत्मख्याति नामक टीका में आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं। ध्यान देना, देखिए एक बहुत बड़ा अहम प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा खड़ी कहां से हुई, आखिर इस क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा का बेस क्या है, आखिर इस क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा को शुरू कहां से करें। जिनागम में कोई तो बेस होगा, कोई तो चर्चा का आधार होगा, शास्त्र का कोई तो प्रमाण होगा। यद्यपि लाइन लगा करके अभी आगे चलेंगे तो सर्वज्ञता के प्रमाण प्रस्तुत करते रहेंगे, लेकिन फिर भी उद्गम स्थल यदि इसका कोई है तो वो है समयसार ग्रंथ, अमृतचंद्र आचार्य की टीका, गाथा 308 से लेकर के 311 है कि साहब कौन सी गाथा, 308 या 311? इन चार गाथाओं का ग्रुप है और चारों गाथाओं के ऊपर कॉमन टीका है अमृतचंद्राचार्य की लिखी हुई। उसमें वे लिखते हैं, नीचे पंक्तियां लिखी है। हम विद्यार्थियों से उम्मीद करते हैं कि आपको ये 2 पंक्तियां याद होनी चाहिए, ये आगम प्रमाण भी आपको याद होना चाहिए। जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो जीव एव न अजीव है, एवं अजीवोपि क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो अजीव एव न जीव है। 2 पंक्तियां हैं, सरल सी पंक्तियां हैं, आप याद करेंगे तो बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। देखिए मैं अनुवाद पढ़ता हूं, अभी 3 मिनट हैं हमारे पास में कक्षा संपन्न होने में, और मेरी भावना यह है कि मैं इस बात को, इस पेज को पूरे को पढ़ दूं, 3 नंबर पेज को 3 मिनट में, फिर कल 4 नंबर पेज से आगे चर्चा करें। देखो, प्रथम तो जीव क्रम नियमित ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। जीव जीव ही है, जीव अजीव नहीं है। इसी प्रकार अजीव भी क्रम नियमित माने क्रमबद्ध अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। एक तो ये बहुत बड़ा आगम प्रमाण है जिसमें अमृतचंद्राचार्य देव ने क्रम नियमित शब्द का प्रयोग किया है। क्रम नियमित, क्रम नियमित, क्रम नियमित, ठीक है। और क्रम नियमित का मतलब क्रमबद्ध होता है, बंधा हुआ क्रम, नियमित माने निश्चित, तो निश्चित क्रम की चर्चाएं। यहां समस्त जीवों और अजीवों के परिणमन को क्रम नियमित अर्थात क्रमबद्ध कहा गया है। जीव और अजीव के अतिरिक्त जगत में और है ही क्या, पूरा जगत जीव अजीव में बटा हुआ है। वैभव, ठीक है ना बात, पूरी दुनिया जीव और अजीव के अंदर बटी हुई है। 6 द्रव्यों को 2 भागों में बांट सकते हैं, पूरी दुनिया को 2 भागों में बांट सकते हैं, जीव अजीव। जीव और अजीव द्रव्यों के समूह का नाम ही तो विश्व अर्थात जगत है। इस प्रकार समस्त जगत का परिणमन ही क्रम नियमित अर्थात क्रमबद्ध कहा गया है। मूल टीका में क्रम नियमित और क्रमबद्ध शब्द एकार्थवाची ही है, जैसा कि जैन तत्व मीमांसा में स्पष्ट किया गया है। देखिए जैन तत्व मीमांसा का यहां उद्धरण प्रस्तुत किया गया। प्रत्येक कार्य अपने स्वकाल में ही होता है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य की पर्यायें क्रम नियमित है, एक के बाद एक अपने स्वकाल में निश्चय उपादान के अनुसार होती रहती है। प्रत्येक द्रव्य की पर्यायें अपनी उपादानगत योग्यता से होती रहती है। बात ये नहीं बतलानी है, बात तो नीचे वाली बतलानी है। यहां पर क्रम शब्द पर्यायों की क्रमाभिव्यक्ति को दिखाने के लिए स्वीकार किया गया है।
और नियमित शब्द प्रत्येक पर्याय का स्वकाल अपने अपने निश्चय उपादान के अनुसार नियमित है, यह दिखाने के लिए दिया गया है। वर्तमान काल में जिस अर्थ को क्रमबद्ध पर्याय शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है, क्रम नियमित पर्याय का वही अर्थ है। कौन लिख रहा है ये जैन तत्व मीमांसा किसकी लिखी हुई है? कभी कभी छोटा शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूं 2 नंबर का। जैन तत्व मीमांसा लिखी है पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री की। अरे भाई साहब, इस युग के, इस सदी के महान प्रकांड विद्वान हुए हैं पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री। सुना है आपने नाम कभी? सरवार सिद्धि है आप लोगों के कोर्स में, शास्त्री फर्स्ट ईयर में, शास्त्री वालों के कोर्स में सर्वार्थ सिद्धि का संपादन पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री का किया हुआ है। धवला आदि के जो ग्रंथ हैं उनको प्रकाश में लाने में, उनके संपादन में पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री का बहुत बड़ा योगदान रहा। जयपुर खानिया तत्व चर्चा जो इतिहास में प्रसिद्ध है, उस जयपुर खानिया तत्व चर्चा में पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री बहुत प्रमुख विद्वानों के रूप में उसमें उपस्थित रहा करते थे। महान प्रकांड विद्वान रहे हैं फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री। उनका हवाला दे दिया कि ये जो क्रमबद्ध पर्याय है ना, जो कांजी स्वामी जिसको क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं, अमृत चंद्राचार्य ने उसी बात को समझाने के लिए क्रम नियमित शब्द का प्रयोग किया है और कुछ नहीं है, इतना ही है बस। देखिए, ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहां मात्र यह नहीं कहा गया है कि पर्याय क्रम से होती है, अपितु यह भी कहा गया है कि वे नियमित क्रम में होती है। आशय यह है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस निमित्त व जिस पुरुषार्थ पूर्वक जैसी होनी है, उस द्रव्य की वह पर्याय उसी काल में उसी निमित्त व उसी पुरुषार्थ पूर्वक वैसी ही होती है, अन्यथा नहीं। यह नियम है। क्या कह रहे हैं ये? अब ये जो पैराग्राफ हमने यहां पढ़ दिया है, और इस पैराग्राफ का निष्कर्ष क्या है, इस पैराग्राफ का सार क्या है, और इसके संदर्भ में आगम प्रमाण जिसे हमने मंगलाचरण के रूप में बोला, वे 3 गाथाएं, उनके मर्म की चर्चा हम अपने क्रमानुसार, क्रम नियमित पर्यायों के क्रमानुसार कल ठीक 4:20 पर प्रारंभ करेंगे। अभी की बात को हम इसी भावना से विराम देते हैं कि आप इस क्रमबद्ध पर्याय रूपी सिद्धांत को, इस क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा को, ये जो क्रमबद्ध पर्याय सर्वज्ञता के आधार पर कही गई है, अनेक तर्क न्याय युक्तियों के आधार पर यहाँ जो सिद्ध की गई है, उसे आप गहराई से समझने का प्रयत्न करें। सिर्फ हवा में नहीं बात करें, निश्चित है ऐसा कहकर के उसे हंसी मजाक का विषय नहीं बनावे। उसके दार्शनिक पहलू को समझें, उसके आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझें, उसकी गहराई में जाने का प्रयत्न करें, तभी कुछ हासिल हो पाएगा। हम सभी इस क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को गहराई से समझने का संकल्प लेते हुए अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कुछ